हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी जानकारियां मैं लेकर आया हूं जो कि डायरेक्टली मेंटेनेंस से रिलेटेड है। देखिए, जब भी पत्नी कोई मेंटेनेंस का केस करती है तो पति के माइंड में पहला प्रश्न ये आता है कि मेरा मेंटेनेंस कितना बंधेगा। और आप देखोगे वो कमेंट्स में भी पूछता है, लोगों से भी पूछता है, वकील साहब से भी पूछता है कि भाई मेरा मेंटेनेंस कितना बंधेगा। दोस्तों, वैसे तो इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि एक अमाउंट आपको बता दी जाए, लेकिन फिर भी अब हस्बैंड तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ता है, तरह तरह के वीडियोस देखता है और हस्बैंड को लगता है मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा ऐसा हो जाएगा। देखिए, वीडियोज या आर्टिकल आपको नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं जानोगे, किताबी ज्ञान से मुकदमे नहीं लड़े जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि कोर्ट के अंदर क्या चीज आपका मेंटेनेंस बचाने के लिए काम करेगी और क्या चीज आपके मेंटेनेंस बचाने के लिए काम नहीं करेगी, केवल आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मेंटेनेंस का पहलू आप सभी को डील करना होता है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी इस प्रकार की वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस पे। सबसे पहला प्रश्न या सबसे ज्यादा राय ये दी जाती है कि भाई ऐसा अपने माँ बाप को बोलो कि वो आपको बेदखल कर दें। बहुत सारे मामलों में माँ बाप लड़के को बेदखल कर देते हैं कि मैंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को बेदखल कर दिया है, न्यूज़पेपर में उसका प्रकाशन करवा देते हैं। इस चीज से किसी भी तरह से आपका मेंटेनेंस नहीं बच सकता। ये एक बहुत बड़ा र्यूमर, बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के मन में कि मेरे माँ बाप मुझे बेदखल कर देंगे तो मैं मेंटेनेंस से बच जाऊंगा। कभी नहीं होगा ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार लोगों को ये लगता है या ऐसा उनको पढ़ने सुनने में जानकारी मिलती है कि अगर मैं कोई लोन ले लेता हूं तो मैं मेंटेनेंस से बच जाऊंगा, उसकी जो है ईएमआई हो जाएगी और इस ईएमआई को मैं अपनी लायबिलिटी में दिखा दूंगा। दोस्तों, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था प्रैक्टिकल जजमेंट के साथ। लोअर कोर्ट आपकी ईएमआई को नहीं मानती। इवन अगर आपका वो लोन बहुत पहले से चल रहा है, शादी से पहले भी चल रहा है, तब भी उस ईएमआई को कंसिडर नहीं कर रही है आज के समय पे कोर्ट। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी मेंटेनेंस पिटीशन मिली आपको, उसके बाद आपने लोन लेकर के ईएमआई बनवा ली इंटेंशनली, उसको कोर्ट मान लेगा? कभी नहीं मानेगा। मेरे खुद के एक मामले में जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था, लोन शादी से भी पहले का था, उसकी ईएमआई चल रही थी, कोर्ट ने उसको भी मानने से मना कर दिया। तो अगर आप मेंटेनेंस पिटीशन रिसीव होने के बाद अगर लोन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कैसे कंसिडर हो जाएगा? नहीं माना जाएगा आपका लोन। तो यानी वो लोन का जो बर्डन होगा ना, जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, और वो उल्टा आप पे और बर्डन हो गया। लेकिन आपकी इनकम में से वो जो आपकी ईएमआई है उसकी डिडक्शन को कोर्ट कंसिडर आज के समय पे नहीं कर रहा है। तीसरी गलतफहमी दोस्तों जो लोग करते हैं, सुन के, देख के, समझ के क्या करते हैं कि अपने माँ बाप के द्वारा खुद पर मेंटेनेंस का केस डलवा लेते हैं कि मेरे को इतना मेंटेनेंस अपने माँ बाप को देना पड़ता है तो उसका मेरे को वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। भैया, कोर्ट सब समझती है। यदि ये काम आपने पहले से कर रखे तो शायद वो भी बहुत कम चांस है कि कोर्ट उसको एंटरटेन करे। लेकिन अगर आप ये जानने समझने के बाद कि उसका मेंटेनेंस का केस दाखिल हो चुका है, अब इस प्रकार के काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे मेंटेनेंस में राहत मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप ऐसा करके केवल एक मुकदमा और जबरदस्ती चलवा लेंगे, उसके लीगल एक्सपेंस और देंगे, फायदा कुछ नहीं मिलने वाला। काम वो करो जिसका फायदा मिले। जिसका फायदा नहीं मिलना पहले से ही पता है, उस काम को करके अपने आप को और उलझाना कोई भी समझदारी की बात नहीं है। इसी तरह के कई सारे मिथ चल रहे हैं आज के समय पे ना। कई लोग होते हैं अपना झूठा रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं कि मुझे इतना रेंट देना पड़ता है तो मैं लायबिलिटी शो कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। जो भी आप हैंकी पैंकी करते हो, कोर्ट रात दिन कोर्ट का काम वही है। फैमिली कोर्ट में स्टाफ बैठा है, वो एक दिन में पता नहीं कितने मुकदमे वैसे देख रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें फैमिली कोर्ट को समझ में नहीं आएंगी? सब कुछ समझ में आएगा। और कुल मिला के बात ये होगी कि जो आपकी इनकम है उसी पर मेंटेनेंस लगेगा, आप जो मर्जी कर लो। इसीलिए होता है सर मैंने ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, कोर्ट ने एंटरटेन नहीं करा। नहीं कर रही है कोर्ट एंटरटेन। आप अगर एक्चुअल में अपना मेंटेनेंस बचाना चाहते हो तो आपको दो तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए। पहला फोकस आपको करना चाहिए कि यदि आपकी वाइफ जॉब में है तो आप किसी भी तरह से उसके जॉब का प्रूफ कोर्ट को दो कि आज के समय पर उसकी सैलरी इतनी है। ओनली देन आपका मेंटेनेंस बच सकता है या कम हो सकता है। या फिर अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में और उसका पक्का सबूत आप कोर्ट को देते हैं कि देखिए जो मेरी वाइफ है ये ऐसे ऐसे इस होटल में गई थी और उसका रिकॉर्ड ये है। मतलब ऐसे नहीं कि खाली आपने किसी के साथ फोटो दिखा दी तो एडल्ट्री मानी जाएगी, नहीं। प्रॉपर रिकॉर्ड अगर आप दिखाओगे तो कोर्ट मानेगी हाँ भाई ये एडल्ट्री में, और एडल्ट्री में है तो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है। लेकिन बहुत पुख्ता सबूत आपके पास होगा, केवल तब। तो आपका फोकस इन दो बातों पे होना चाहिए। अब अगर आप ये कहते हैं कि अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी, मैंने तो निकाला नहीं था, कोर्ट इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा। कोर्ट कहेगा ट्रायल का मैटर है, एंट्री मेंटेनेंस लगाने के बाद ट्रायल में देखेंगे खुद गई थी आपने निकाला था। तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यानी लाभ लेने के लिए अभी तक दो चीजें आई। एक, उसकी जॉब को साबित करो। दूसरा, उसकी एडल्ट्री को साबित करो। तीसरा, यदि आपकी दूसरी शादी है और आपकी पत्नी ने पहली शादी से प्रॉपरली डाइवोर्स नहीं लिया था
तो इस चीज को साबित करो। अगर आपने इस चीज को साबित कर दिया तो आप तो उसके पति नहीं रहे, तो जब पति ही नहीं रहे तो जो उसका पहला वाला पति था मेंटेनेंस की लायबिलिटी उस पर है, आप पर नहीं। तो इस तरह से भी आपको राहत मिल सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप मेंटेनेंस से वास्तव में निकल सकते हो। बाकी आप जो भी कर रहे हो उछल कूद, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका मेंटेनेंस वैसे ही बंधेगा जैसे बनता है। इसलिए फालतू की चीजें करके उसमें टाइम और एनर्जी नहीं लगानी है। वही टाइम और एनर्जी ऐसी जगह पे लगाओ जहां से आपको लाभ मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को पॉजिटिवली लेंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, और साथ ही आपको समझ में भी आ गया होगा कि कौन सी चीजें आपको मेंटेनेंस के केस में फायदा दे सकती हैं, कौन सी नहीं देंगी, अनावश्यक है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।